नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 को खोलने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 में देश में 5G सर्विस की शुरुआत की है। मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और 5G सेवाओं की शुरुआत की है। दो बड़ी मोबाइल कंपनियों ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की है। एयरटेल ने वाराणसी और जियो ने अहमदाबाद के गांव में 5G की शुरुआत की है। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। संपूर्ण देश में जनसंख्या के अनुपात को लेकर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी की संख्या है। इससे प्रदेश में कर्मचारियों की भूमिका भी अधिक बन जाती है। यह बात शुक्रवार को प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर तभी उतारा जा सकता है जब कर्मचारी और अधिकारी उन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और कर्मचारियों द्वारा हमेशा सरकार को पूरा सहयोग दिया है। कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि हम चाहे जितनी मर्जी योजनाएं बना लें, जितनी मर्जी अच्छी योजनाएं बनाएं, जब तक कर्मचारी अधिकारी उनको एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभाते हैं, तब तक के लिए जो समाज के जिस वर्ग के लिए हमने लाभ देना है या विकास कार्य को जिसको हमने गति देनी है, वो सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसलिए कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ख़ास तौर से हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कर्मचारियों की बात कहें तो उसमें हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से कर्मचारियों की अगर संख्या है तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और इसलिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हमने कर्मचारियों के समय समय पर जो इश्यूज़ थे उनका समाधान करने की दृष्टि से कदम उठाए हैं और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और सभी मसले जो होते हैं कर्मचारियों के, उनका समाधान कई बार हो भी नहीं पाता है, कुछ होते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। जो हमने उचित समझा है वो हमने काफ़ी हद तक कर दी। कुछ चीज़ों के लेकर के हमारा प्रयास है कि हम जल्दी उनका समाधान करने के लिए हम काम कर सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी कर्मचारियों का सहयोग हमको हर कदम पर मिला है। आज भी अगर कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा नंबर कर्मचारियों का पूरे जिले भर से यहाँ एकत्रित हुआ था, जिन्होंने ये कहा कि हमारे मसले हैं एक जगह, उसके लिए हमारी मांग हमेशा रहेगी आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद हम आपके साथ हैं मिलकर के काम करने के लिए आने वाले समय में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले कल से शुरू की गई है। आज इस भर्ती का निरीक्षण केंद्रीय रक्षा मंत्री डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। उन्होंने सुबह 6:30 बजे पटल मैदान पहुंचकर भर्ती व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए आभार भी जताया है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि इस वर्ष देश भर में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए देश भर से 36 लाख से ज्यादा आवेदन रक्षा मंत्रालय को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अग्निवीर के रिक्रूटमेंट में हमें देश भर में 36 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं और जैसे आपको मालूम है इस पहले फ़ेज़ के दौरान इस वर्ष हम 40,000 अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और पहले फ़ेज़ में 25,000 और दूसरे फ़ेज़ में 15,000 और यहाँ पे 4 रैलीज़ हिमाचल में हो रही हैं और उनका सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे इस अरेंजमेंट्स के लिए हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से तो पूरी तैयारी होती भी है, लेकिन इसमें हमें जो स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग मिला है उसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी और जिला प्रशासन का खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा।
बीते दिन नालागढ़ के समीप भालेश्वर महादेव के पास एक हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सरवन उर्फ लाडी नालागढ़ से अपने घर बारियां की तरफ जा रहा था, तब अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर तकरीबन 60 फुट गहरी खाई में जा गिरा। इसी हादसे के दौरान टेम्पो में चालक के अलावा एक अन्य युवक भी बैठा था। जैसे ही टेम्पो खाई में गिरने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी तो तुरंत लोगों ने दोनों युवकों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया, जिसमें दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कल रात में नाइट में एक लेकर गए थे, बट जो हमारे पास आया था तो उधर पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने ECG वगैरह सब कुछ करा कर देखा तो ब्रॉड डेड था। पेशेंट जिंदा नहीं था, लेकर के पोस्टमार्टम सर तो अभी उस बॉडी को रात में रखवा दिया था। मॉर्निंग में जैसे वो पुलिस वाले उनको कर नहीं दिया था उन्होंने, अब वो अभी उन्होंने सबमिट किया है, बस अभी पोस्टमार्टम। धर्मशाला फायर ऑफिसर को विजिलेंस की टीम ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। ठेकेदार से फायर सेफ्टी फिटिंग की NOC की एवज में फायर ऑफिसर ने पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विजिलेंस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जिसके बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, तब शिकायतकर्ता ने पैसे अधिकारी को दी तो विजिलेंस टीम ने मौके पर ही अधिकारी को रिश्वत लेते दबोच लिया। धर्मशाला फायर ऑफिसर के खिलाफ विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी ही कड़ी में पिछले दिन एक जो शिकायतकर्ता लोकल धर्मशाला से विजिलेंस के पास उन्होंने शिकायत दी कि जो यहाँ पे स्टेशन फायर ऑफिसर तैनात हैं मिस्टर स्वरूप कुमार, वो इनसे जो इन्होंने किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं उनके लिए, क्योंकि NOC जारी होनी होती है, तो NOC जारी करने के लिए वो इसमें रिश्वत की मांग कर रहा था। तो ऐसी शिकायत आने पर जो विजिलेंस धर्मशाला की टीम थी, इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख के उसको हिरासत में लिया और उसके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसमें मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो आरोपी हैं इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें की जा रही है। शाहपुर की भतला पंचायत में एक नौजवान युवा सड़क दुर्घटना का ऐसा शिकार हुआ कि पहाड़ जैसी जिंदगी उनके लिए अभिशाप बनकर रह गई। रविंद्र कुमार ने 5 साल पहले हुए सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पैरों को खो दिया, जिसके बाद आज रविंद्र चलने फिरने के काबिल नहीं है और अब घर परिवार चलाने के लिए सरकार प्रशासन के मोहताज हैं। तो वहीं लगातार सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार भी लगा रहे हैं ताकि उनका तिल तिल टूट रहा है और घर एक बार फिर से बस सके। बस ये ऑपरेशन वगैरह हुआ 2-3 जगह, मेरा चंडीगढ़ में हुआ, धर्मशाला में, टांडा में, जहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हुआ। उसके बाद से मेरा जो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर आ गया था ज़्यादा, उसके वजह से मेरा नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता। मेरी मम्मी जी है और मेरे छोटे भाई है, वो लगी रहते। मेरा एक मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा छोटा। पहले थोड़ा चलो गुजारा हो जाता था, हल्का फल्का कमा लेते थे। अभी ऐसे है कि 5 साल में बिस्तर पड़े हुए आपको 2-3 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो इससे क्या होता है 5-4-5 हज़ार रुपये तो हर महीने मतलब दवाई का खर्चा हो जाता है। बेड सोले हुए बुरा हाल है तो 5 हज़ार हर महीने 2-3 चक्कर गाड़ियों के लगाना, हॉस्पिटल में चेक करना, फिर वापस आना, तो आपको बताइए तो खाने की पोजीशन मुश्किल हो जाती है। ऐसे मैं उम्मीद यही लेके कि कम से कम मेरे को तो चलो मैं तो चल फिर सकता नहीं, मेरे कम से कम मेरी पत्नी को कम से कम एक कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दी जाए, कोई ना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, तो हमें कुछ ना कुछ परिवार का गुजारा चल पड़े। तो आज तक भटकते हो गए, 5 साल हो गए, ना कोई पूछ रहा है ना पूछने वाला है कोई। सर बहुत ही मुश्किल हो गया हमें तो, आज 5 साल हो गए। 5 साल तो हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ना ही हमें राशन के लाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और तो क्या बच्चों की पढ़ाई, फिर बाद में जो ऐसे आना जाना जो होता है, इसको दवाई लेने जो डॉक्टर के पास गाड़ी करनी पड़ती है हमें, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। सर खर्च किस तरह से चल रहा है? अभी तो सर ये पेंशन मिलती है, उसके सहारे पर चला हुआ काम, बाकी कुछ नहीं। हम सोचते कि हम गवर्नमेंट कहीं हमें जॉब दे दे, तो अभी तक तो कहीं मिली नहीं। पता नहीं, मिल जाए तो अच्छा है ना। कितनी बार आप मुलाकात करें? 3-4 बार तो हम गए हुए हैं। कैसे जाते हैं? तो ये भाई साहब, हाँ जी, इनको भी लेके जाना पड़ता है सर। इनको कैसे लेके जाते हैं? तो सर इनको तो पीट के उठा के और फिर गाड़ी करनी पड़ती है स्पेशल। हाँ जी, स्पेशल गाड़ी करनी पड़ती है, ये तो बैठा भी नहीं जाता सर इनसे। हाँ जी। आप कितने पढ़े? सर मेरी तो +2 हुई है। हम सर बड़ी मुश्किल से चलते, हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलते पहले का उधार दो, उसके बाद हम राशन देंगे।
केंद्र सरकार के सरकारी विभागों में हर साल बकायदा हिंदी दिवस और पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट में अथॉरिटी की ओर से भी हिंदी दिवस और पखवाड़ा बनाया गया। इस दौरान विशेष अतिथि के तौर पर धर्मशाला के सचिव बलवीर चौहान ने शिरकत की। सचिव बलवीर चौहान ने कहा है कि हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अभी और अधिक मशक्कत करने की जरूरत है। वहीं एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र ने कहा है कि एयरपोर्ट पब्लिक वो केंद्र बिंदु है जहां देश और दुनिया भर के यात्री आते हैं और यहां अगर हिंदी को तवज्जो दी जाए तो देश भर में हिंदी का बोलबाला हो सकता है। मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर राजभाषा हूं और जो यहाँ की नराकाश है उसके सचिव के तौर पे मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आज प्रोग्राम हुआ, ये जैसा मेरे को शैलेश जी ने बताया कि 14 सितंबर से ये प्रोग्राम चल रहा है और आज इनका समापन दिवस था, तो इन्होंने इस दौरान में कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। ये प्रेरणा और प्रोत्साहन का विषय है और इससे हम प्रेरणा और प्रोत्साहन के द्वारा हिंदी को आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। और आपको जैसा पता होगा, मॉरिशस में हिंदी के मतलब दूसरी भाषा है और उसमें जो 50% से ज़्यादा लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, लिखते पढ़ते नहीं। इससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। आज के जो हमारे नेतृत्व है उसमें परिवर्तन हुआ है और उन्होंने भी सोचा है कि हिंदी के प्रोत्साहन, हिंदी के जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। और आज हर स्तर पर हिंदी के प्रयोग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हिंदी पखवाड़ा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एक तरीके से जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना, और उसका एक मकसद यही होता है कि इस दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हिंदी पे और ज़्यादा जोर दिया जाए, राजभाषा पे और जोर दिया जाए और कोशिश की जाए कि जो पत्राचार है हमारा उसको और बढ़ाया जाए और हिंदी से जुड़ी गतिविधियों को और बढ़ाया जाए। नहीं, बिल्कुल ही संतुष्टिजनक है। और जैसा आपने कहा कि एयरपोर्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे देश दुनिया से लोग आते हैं और हमारे देश के भी विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदी जो है एक संवाद का विषय है। जैसे मैं कह रहा था कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी कम बोली जाती है, वहाँ के भी लोग हैं, और जहाँ हिंदी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ के भी लोग हैं। तो इन सब के बीच में अगर एक कोई कड़ी है वो हिंदी है, और हिंदी बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभाती भी है, इस धर्म को भी निभाती है, और उसी की वजह से शायद हमारे कार्यक्रम में, हमारे एयरपोर्ट पे भी बड़ी एकता रहती है। कई बार आप देखते हैं कि जो यात्रीगण हैं वो भी कई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और वो शायद इंग्लिश में उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी एक ऐसा माध्यम उन यात्रियों के लिए भी कि उनका समस्याओं का समाधान बड़ा अच्छे से होता है, उनकी कोई जानकारी उन्हें चाहिए होती है तो वो भी बड़े अच्छे से मिलती है। तो एयरपोर्ट जो है वो हमेशा ही राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और प्रयास कर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पूर्व महिला वोटरों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के झंझेली में मंडल महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य नारी को नमन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे और अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष की तुलना असुरों से कर दी है। उन्होंने कहा है कि देवियों के आशीर्वाद से जयराम ठाकुर का जीतना निश्चित है और देश की देवी शक्ति ने तय कर लिया है कि उसे कोई नहीं बदल सकता, खासकर असुर इसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। देवी पक्ष के अंदर जब पितृपक्ष समाप्त हुआ और देवी पक्ष शुरू हुआ, तो देवी पक्ष में देवियों के दर्शन उपलब्ध हो और देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मेरे भाई का जीतना अनिवार्य ही। जिला हमीरपुर के सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत कोटली व अन्य विधायक विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा द्वारा नोटबंदी का नकली ढोंग रचाया गया और फिर तमाम वस्तुओं पर टैक्स लगाकर लोगों की जेब से सिर्फ पैसा खींचने का काम किया गया है।
वीरवार के दिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने आज भोज क्षेत्र में कई सौगातें दी हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने भैला और सुनोग में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बनोर, शिवा और ढांडा में पटवार वृत्त के साथ साथ राजपुरा में कानूनगो कार्यालय का उद्घाटन किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हिमाचल में चौमुखी विकास किया है और भाजपा सरकार हर तबके का विकास करने का भरपूर प्रयास करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास के तर्ज पर हिमाचल में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। आज भोज की क्षेत्र का हमारा दौरा था। घर में ही किसी कारणवश मुझे देरी से मैं घर से निकला। कार्यक्रम लेट हुए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। कालाम कांग्रेस के महासचिव झंडूता विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता विवेक कुमार ने श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रा के पावन उपलक्ष्य पर माता के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो वह सबसे पहले क्षेत्र के विकास के लिए, जो पिछड़े क्षेत्र के, उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे और लोगों के लिए पेयजल, विद्युत, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और इसके साथ ही खस्ताहाल सड़कों को लेकर काम किया जाएगा। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो संपर्क मार्गों की है। जो संपर्क सड़कें आज से 20-25 वर्ष पहले निकाली गई थी, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ना ही उनको पक्का किया गया है, ना ही उनकी कोई रिपेयर की गई है। हमने रखा है कि जब अगर जनता हमारे को मौका देती है तो झंडूता विधानसभा क्षेत्र के जितने भी संपर्क मार्ग हैं, जो लिंक रोड हैं, उनको पक्का किया जाएगा ताकि लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। और जिन गाँव में सड़कें नहीं हैं वहाँ तक सड़कें पहुँचाई जाएगी। बिजली, पानी और शिक्षा की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 5 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो एक विधायक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एक अधिकारी के रूप में वहाँ पर कार्य किया है। आज कहीं ना कहीं आज भी वो जो अपने आप को डीसी मानते हैं और उसी तरह का जो व्यवहार है वो जनता के साथ करते हैं। तानाशाही हमेशा जो है अफसरों के ऊपर झाड़ते हैं। इसी का परिणाम होगा कि आने वाले चुनावों में लोग जो है विधायक महोदय को सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में झंडूता का उद्धार हो सके, लोगों का कार्य हो सके, लोगों के साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण जो स्वभाव है विधायक का और जनता के बीच वो बना रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को अपनी गृह विधानसभा सराज क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दौरे के दौरान उपमंडल थुनाग के झंझेहली क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास की। वहीं इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं और क्षेत्र में पर्यटन को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में हमने ऐतिहासिक विकास किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो सुविधाएं सराज विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं झंझेहली में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हमने आज 12 उद्घाटन और 2 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 14 उद्घाटन शिलान्यास के दोनों ये कार्यक्रम किए हैं और जिसमें लगभग जो है वो 29 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं आज समर्पित की गई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे जिसका जिक्र करना है कि झंझेहली में हमारे यहाँ पर इंडोर स्टेडियम जो 6 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ और ऐसे इलाके के लिए इस प्रकार की सौगात मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सपने को साकार करने वाली बात है। तो बहुत लंबे समय से सारी बात को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि ये होना चाहिए, ये आज पूरा किया। और दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए झंझेहली में जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ लगभग 11 करोड़ की लागत से इस भवन का आज उसको पूर्ण किया। इसका शिलान्यास भी मैंने ही किया था, उस वक्त ये CSC था। और मुझे इस बात का अफसोस है कि बीच में आधी अधूरी बिल्डिंग का कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनॉग्रेशन कर दिया था,
जबकि सुविधाओं की दृष्टि से उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने इसका जो पूरा इसकी जो ड्राइंग बनाई थी और जिसके लिए हमने ANDS भी दी थी और जिसके लिए बजट प्रोविज़न भी किया था, हमने सरकार बनने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया कि जो हमने स्वप्न लिया था, यहाँ पर जो हमने सोचा था जंजैहली में स्वास्थ्य की सुविधाएं इस प्रकार से होनी चाहिए, आज वो हमने विधिवत उसका उद्घाटन करके इस हॉस्पिटल का समर्पित किया है और 11 करोड़ की लागत से इसके लिए बजट का प्रावधान रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।